मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं शिराज खान साहब, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया शिराज साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और यकीनन बरतानिया के हवाले से तो हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे डिटेल में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों की भी जो इश्यूज़ हैं उस हवाले से भी। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन कल के हवाले से और फिर आज भी पूरा दिन चूँकि उसके ऊपर फॉलो बैक जो स्टोरीज़ हैं वो आती रहीं फ़्रांस के इलेक्शन के हवाले से, कि वहाँ पर जो दाईं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें हैं जो एक इत्तेहाद के तौर पर हिस्सा ले रही थीं इन इलेक्शंस में, वो बड़ी तादाद हासिल करने में कामयाब हुई हैं। और जो फाइनल रिज़ल्ट जब आएंगे उससे यही तासुर मिल रहा है कि वो हुकूमत बनाने की भी पोजीशन में होंगे। तो मैं चाहूँगा कि कुछ यहाँ पे चूँकि इलेक्शंस का ज़माना है, अमेरिकन इलेक्शंस भी हैं, उस हवाले से भी कुछ आपसे गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले अगर फ्रांस की बात कर लें, आपको कैसे किस तरह से देखते हैं इस तरह वहाँ पे दाईं बाजू का जो है वो एक मेन स्ट्रीम पार्टी के तौर पे सामने आ जाना, या इत्तेहाद के तौर पे सामने आ जाना और अब हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ जाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपको और आपके नाजरीन को। जहाँ तक हमें हवा के दोष पर सुना जा रहा है, नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद भाई, ये जो फ्रांस के इलेक्शन है या इसके जो रिजल्ट सामने आए हैं, ये तो पूरा जो प्लानट है यूरोप का, वो शेक हो गया है एक तरह। यहाँ चूंकि दूसरे ममालिक से आकर लोग कई हवालों से यहाँ आए, कोई सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया, कोई उससे पहले आया, और उन्होंने अपना ये घर बना लिया यहाँ पर, और ये अपना वतन सारे हम लोग यूरोपियन जितने भी ममालिक में रहते हैं, यूके है, यूरोप है, तो हमें चूंकि इन मुल्कों को ज़रूरत थी इन मुल्कों को डेवलप करने के लिए, तो इन्हें इमिग्रेंट्स की ज़रूरत पड़ी। बाज़ लोग जॉब्स के लिए आए, बाज़ लोग मुख्तलिफ हवालों से हमारे इमिग्रेंट्स, उसका अपना अपना पास मंजर है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर फ्रांस खुद बहुत ज़्यादा वहाँ पर माइग्रेशन हुई है मुख्तलिफ ममालिक से, जिसमें अल्जीरिया है, मोरक्को है, दिगर जो ममालिक हैं। रिसेंटली अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग आए, चूँकि वहाँ पर जंगें हैं, पॉवर्टी है, लोगों को तंग किया जाता है थर्ड वर्ल्ड वॉर कंट्री में। जो रिसेंटली अभी अफगानिस्तान से बड़ी पैमाने पर माइग्रेशन हुई है, वहाँ 20 साल से ज़्यादा अमेरिका और जो नेटो फोर्सेस है वहाँ पर ऑपरेशन करती रही हैं, तो वहाँ से लोग निकले और जिस तरह के हालात बने, तो ये जो एंटी इमिग्रेशन पार्टी है, ये लीपन की पार्टी है, ये नेशनल रैली के नाम से, और इसके कुछ अलायंस हैं। उन्होंने इस इलेक्शन में 33% वोटें जो है वो हासिल कर ली हैं, यानी रिजल्ट पहला राउंड जो था। अब अगर फ्रांस की आबादी की बात करें तो मोरलेस इंग्लैंड जितनी है, यानी 68 मिलियन के करीब है 2022 के सेंसस के मुताबिक। तो उनकी जो असेंबली है उसमें टोटल जो सीटें हैं वो 577 है। अच्छा, 577 में अभी जो दूसरा मरहला है वो तो 7 तारीख संडे को है वोटिंग का। लेकिन यहाँ जो बड़ा अनयूजुअल हुआ है वो ये कि जो जो सेकंड है, यानी कि पॉपुलर फ्रंट है कोalition, उसने 28% वोटें ली हैं, और स्नैप इलेक्शन मैक्रोन ने वक्त से पहले पोल कर लिया। उनकी जो पार्टी है मैक्रोन की, वो उन्होंने 20% हासिल किए। अब चूंकि ये जो टर्न आउट था ये 65% था, जो बड़ा अनयूजुअल है, और कहा जा रहा है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली दफा ऐसा हुआ कि फार राइट, यानी एंटी इस्लाम, खास करके ये जो फार राइट पार्टियां हैं, इन्होंने कोलेशन किया, और लोग इमिग्रेशन के, इस्लाम के, मुसलमानों के खिलाफ उनके जो नजरियात हैं वो बड़े अजीब से हैं। मैं कल से मुतअद्दिद रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन और लोगों से बातें करता रहा और सुनता रहा कि इनकी असल में इनका एजेंडा क्या है। एजेंडा ये है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस उनके कंट्री ऑफ ओरिजिन में भेजा जाए। दूसरा ये कि इनका ये एजेंडा है कि जो इस्लाम की आइडियालॉजी है वो लोगों में स्प्रेड होने से बचाया जाए उसको। यानी ज्यादातर इस्लाम आपको पता है
9/11 की बात करें, 7/7 की बात करें, तो यूरोप में सबसे ज़्यादा फैलने वाला ये सॉरी सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों ने इस्लाम कबूल किया या दूसरे मज़ाहिब को तर्क करके इस्लाम के अंदर लोग दाखिल हुए, इस्लाम है। तो इस वजह से ये इस पार्टी को इतने बड़े पैमाने पर वोटें मिली है, लेकिन इट्स नॉट सर्टेन येट कि रिजल्ट क्या निकलेंगे, चूंकि अब जितनी भी लेफ्ट की जितनी भी पार्टियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि वो पार्टियां, और फिर खास करके जो माइक्रोन की पार्टी है, वो कोलेशन एक बना लें और जिन इलाकों में जो भी कैंडिडेट जीत रहा है उसकी हमायत करें, बजाय ये कि सारे खड़े रहें और फिर ये लेफ्ट विंग पार्टियां जो है, ये राइट विंग पार्टी जो लीप वन पार्टी है, वो जीत जाए। अब जो है जॉर्डन अबदल्ला, इसकी उम्र तकरीबन 28 साल है, और उस उनके अगर इंटरव्यू आप देखें तो बड़े डिस्टर्बिंग और बड़े मतशद्दाना और बड़े ही मतसबाना है इमिग्रेंट्स के हवाले से। तो मेरे ख्याल में अब देखना यह है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये जो सदर इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी है, सेंट्रिस्ट अलायंस, ये और फिर खास करके जो जो फार लेफ्ट कोलिशन है पॉपुलर, वो अगर अलायंस करती है आपस में और लोग बड़े पैमाने पर आए और बाहर निकले, टर्नअप ज्यादा हो, तो ये इनका रास्ता रोका जा सकता है। अब मसला ये भी है कि पूरा यूरोप, जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, वो इस सारी वजह से, सारी सूरत हाल से बहुत ज्यादा उनको भी फिक्र हो गई है, चूंकि इनके लिए एक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में या जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है, वहां पर जो कुछ ये कहते हैं, चूंकि अगर यूरोप इनके घर में, इनके अंदर, इनके मुल्कों में ये हो गया, यानी इमिग्रेशन को ये कंट्रोल करके, या जिस तरह ये दीन के बारे में या मजहब के बारे में इनके ख्यालात हैं, तो फिर ये दुनिया के लिए अच्छा इनके लिए इमेज नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब पूरा यूरोप भी इन्वॉल्व हो गया है कि इनको रोका जाए ताकि ये ना जीत सके और अक्सरियत हासिल ना कर सके। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे इनकी अक्सरियत हो जाएगी असेंबली के अंदर और ये अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। जी, अच्छा बिल्कुल शिराज साहब, आपने डिटेल में इस हवाले से बताया, इस इलेक्शंस के हवाले से भी एजेंडा क्या है। फार राइट के जो पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पे ये जो अलायंस की सूरत में ये इलेक्शन में सामने आए, कितने चांसेस हैं यहाँ पर भी, चूँकि ख़ास तौर पे इन इलेक्शंस की अगर बात करें तो यहाँ बरतानिया में भी इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। हमने देखा कि जिस तरह की कंपेन चलाई जा रही है और कुछ तज्ज़ियाकार यहाँ पर भी फार राइट को जो उभर रहा है, जिस तरह से कुछ नारे हैं इस इलेक्शन में हमें देखने को मिले, और हमने देखा कि जिस तरह से ये कैंपेन को डिज़ाइन किया जा रहा है ख़ुसूसन एक सियासी जमात की जानिब से, तो किस तरह से लगता है, और फिर हमने सर्वेज़ में भी देखा कि वो आगे निकली दीगर पार्टियों से भी एक बार, तो आपको लगता है कि यहाँ बरतानिया में भी उस तरह फ्रांस की तरह का ही जो स्नैरियो है वो डेवलप कर सकता है या उससे कुछ सिमिलर? उसको रिफेयर कर रहे हैं, देखें वो रिफॉर्म रिफॉर्म पार्टी जो है, वो इस वक्त डैमेज पहुंचा रही है अपने आप को, ज्यादा राइटिस्ट पार्टी समझ रही है कंजर्वेटिव पार्टी से। अच्छा, कंजर्वेटिव पार्टी को ये लगा कि जैसे ये हमें चैलेंज कर रही है, हमें नुकसान पहुंचा रही है, तो इन्होंने एक बाउंस बैक किया है। आई एम नॉट श्योर कि इसमें कितनी हकीकत है। वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इन इलेक्शन को रशिया जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है और वो जानबूझकर नाइजल फराज या उनका जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, ये बात दुरुस्त भी हो सकती है कि कोई भी अमेरिका का इलेक्शन हो, यूके का इलेक्शन हो या फिर फ्रांस का इलेक्शन हो, बाहर के ममालिक जो होते हैं वो भी अपना अपना एजेंडा, आजकल सोशल मीडिया है, दूसरे कई तरीके हैं, वो अपना एजेंडे को आगे करते हैं। तो ये मुमकिन है कि ऐसा हो, लेकिन ये जो ख्यालात हैं नाजिल फराज के, ये जो स्टोरी सामने आई है, ये अंडर कवर जर्नलिस्ट थे, वो एक कंपेनर बन के उनकी जमात के रजाकाराना तौर पर गए हैं और उन्होंने अंडर कवर जाकर रिकॉर्डिंग किया, जिसमें ये कहा जाता है कि जो इमिग्रेंट्स आएंगे इलीगल उनको शूट किया जाए। इसके अलावा इस्लाम के बारे में फिर ऋषि सोनक साहब
जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी गाली के तौर पर उनको वो यानी उनको उनका उनके खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो काफी सारी चीजें उनके सामने आई हैं, और फिर जब ये बात मीडिया में आई और फिर स्टोरी चैनल 4 पर यानी नशर हुई, तो उसके बाद इन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट किया और कहा कि चूंकि उनको हमने अपनी पार्टी से निकाल दिया है, तो अब हमारी पार्टी में ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। वो फिर ये भी देखना होता है कि जब आप किसी को कैंडिडेट बनाते हैं या अपनी पार्टी का टिकट देते हैं, तो काफी स्क्रूटनी होती है, उसका प्रोफाइल देखा जाता है। तो इन साहब का जिनका स्कैंडल सामने आया, जो ओपनली जो खुफिया तौर पर जिनकी रिकॉर्डिंग सामने आई है, वो यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, वो यानी पाकिस्तानियों के बारे में जो गुफ्तगू करते हैं, वो भी जिस तरह वो उन्हें पुकारते हैं, इमिग्रेंट्स को जिस तरह वो पुकारते हैं, फिर इस्लाम के बारे में जो कुछ के ख्यालात हैं, वो मंजरे आम पर आए हैं। लेकिन अ, जो उनका प्रोफाइल जब देखें, तो वो बीएनपी के भी मेंबर है, वो बड़ी लॉन्ग एसोसिएशन है वो इमिग्रेंट्स के हवाले से, और जिस तरह वो वेपन के इस्तेमाल की बात करते हैं कि इनको शूट किया जाएगा, ये किया जाएगा। तो ये सूरत हाल है कि रेशिज्म येट अगेन इस मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करता है, और इसको जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। और वो एक ही तरीका है, आपको पता होगा कि पहले जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें मैंने ये कहा था कि हमें यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए, हमें यहाँ वोट देना चाहिए, हमें इंटीग्रेट करना चाहिए। अब मसला ये है कि ये हमारा अपना मुल्क है ना, ये हमारा दूसरा वतन है या हमारा पहला वतन है। बाज जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, तो उन्होंने यहाँ ही रहना है। तो जब हम खुद स्टेक होल्डर बनेंगे, खुद इंटीग्रेशन करेंगे, हाँ, एक बात की इजाजत नहीं दी जा सकती, और ना इसको हम प्रमोट करते हैं, इस्लाम से कंट्रडिक्ट कोई भी चीज होती है, इस्लाम के जो बुनियादी असूल हैं, आपकी इबादत है, जो इस तरह की चीजें हैं, अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो फिर आपको इजाजत है कि आप उनका साथ ना दें। लेकिन मैं जहाँ तक यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को समझा हूँ कि आप के बुनियादी जो अकायद हैं, असूल हैं, या वो इस्लाम जो ज़ाब्ता हियायत है हमारे लिए सब कुछ है, उसके खिलाफ अगर कोई चीज़ हो रही हो, तो आप वहाँ से डिसोसिएट कर लें, डिसंगेजमेंट हो एंगेज हो जाएं। लेकिन ये ज़रूर करें कि यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में, यहाँ की पॉलिसीज़ में, पॉलिसी मेकिंग में शामिल हों, ताकि उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और यकीनन वो प्लेटफॉर्म्स भी तो इसीलिए बनाए गए हैं ना कि उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए, उनका हिस्सा बनते हुए, जो अपनी बात है वो आला हुकाम तक पहुंचाई जाए, जो अपने कंसर्न्स हैं वो शो किए जाएं। आप बिल्कुल शराज साहब, हम इस हवाले से मैं मज़ीद भी आपसे जानना चाहूँगा, ये बरतानिया के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन जैसे हमने फ्रांस की बात की, इसी तरह से अब अमेरिकन जो सदारती इलेक्शन है उस हवाले से भी काफ़ी जो न्यूज़ है दिन ब दिन उसमें वो न्यूज़ आ रही हैं, चूँकि इलेक्शंस वो भी बहुत तेज़ी से करीब आते जा रहे हैं। और फिर हमने देखा जो फर्स्ट डिबेट हुई दोनों सदारती उम्मीदवारान के दरमियान, और उसके बाद जिस तरह से तज्जिया किए जा रहे हैं, और यकीनन चूँकि वो डिबेट में भी तब हम जानते हैं कि जिस तरह से सदर बाइडन जो हैं वो कुछ कमज़ोर नज़र आए, बाज़ जगहों पे वो फंबल भी करते हुए नज़र आए, फिर उनकी सेहत के हवाले से, और इसी बात को जो ट्रंप हैं उन्होंने उसका इशारा भी किया या ताने के तौर पे भी इस्तेमाल किया। तो ये कैसे, जो ख़ास तौर पे अगर जो बाइडन है उनकी सेहत के हवाले से वो क्या कंसर्न्स हकीकतन इतने संजीदा हैं, और कैसे देखते हैं आप ये जो अमेरिकन सदारती इलेक्शंस हैं इनको भी? अहमद भाई, मसला ये है कि देखें, मुझे तो खैर अफसोस हुआ है कि एट द एंड आप कितने ही आपका विजडम काम कर रहा हो, आपका कितना ही तजर्बा हो, लेकिन उम्र इंसान को बिलाखिर उसकी बॉडी जो है वो डिक्लाइनिंग की तरफ चली जाती है, उसके ऑर्गन्स उस तरह अलर्ट नहीं होते। तो ये डिबेट होने से पहले भी मुझे उनकी जो परफॉर्मर्स थी, उनकी फिजिकल मूवमेंट थी, उनकी जो एबिलिटी थी या उनकी हैलियत थी, जुमलों का दुरुस्त इस्तेमाल ना करना, इस पर पहले भी डाउट थे। लेकिन मनाजरे में आकर जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ, साबिक सदर के साथ, तो उसमें वो ज्यादा एक्सपोज हो गए। और ये बड़ी वरिंग सिचुएशन है डेमोक्रेट्स के लिए कि वो एक ऐसे शख्स को जिनकी उम्र 82 है, वो मेरे ख्याल में 1942 में पैदा हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस एतबार से 82 83 उनकी एज बनती है। इसी तरह
डोनाल्ड ट्रंप जो है ही इज नॉट दैट यंग एज वेल, वो 1946 में पैदा हुए मेरे ख्याल में, तो उनकी उम्र तकरीबन 76 साल बनती है उस हिसाब से। तो दोनों में ज्यादा एज का फर्क नहीं है, लेकिन जो एलियत है, यानी बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ ए सुपर पावर, बहुत सारे अख्तियारात होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं, और अमेरिकन सदर जो है वो डे आउट डे नाइट एंगेज रहता है, दुनिया से भी, डोमेस्टिक पॉलिसी से भी, और आउटसाइड दुनिया से भी। तो मेरे ख्याल में दे पुट इट अप वेरी बैड शो कि जो जो बाइडन साहब जो हैं, उन्होंने जो वहां पर परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है, या सवालों के जवाब जिस तरह उन्होंने दिए, वो उससे जो है यही लगता है कि अगर जो बाइडन उम्मीदवार रहते हैं इस इलेक्शन में, जो इलेक्शन 5 नवंबर को है, और आई इंटेंड टू गो एंड कवर द इलेक्शंस 5 नवंबर को, हर 5 साल के बाद होते हैं, ये लिखा हुआ है, ये कहीं तब्दील नहीं होते, हर साल, हर 5 साल के बाद ये 5 नवंबर को होते हैं। तो जब अगर 5 नवंबर के दिन ये इलेक्शन हुए, और जो बाइडन एज ए उम्मीदवार उसमें हिस्सा लेते हैं, तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा एज हासिल होगा, क्योंकि जो डेमोक्रेट्स हैं, वो उसके वोटर जो है वो देख देख सकते हैं कि उनका सदर कमजोर है, फिजिकली कमजोर है, और उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं है, जहनी तौर पर अलर्ट भी नहीं है। तो जब इंसान ज़ाहिर उम्र के इस हिस्से में पहुंच जाता है, तो उसकी ज़ाहिर वो वापस अपनी पोजीशन पे तो नहीं आता है, मेंटली तौर पर वो वर्स चीजें हो जाती हैं, और रैपिडली वर्स होती हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि शायद कोई दूसरा कैंडिडेट इलेक्शन से पहले लॉन्च करे डेमोक्रेट पार्टी, सर, ऐसा लेकिन अभी होगा तक क्योंकि अब तो बिल्कुल 5 माह तकरीबन रह गए नवंबर में। तो अगर इस वक्त कोई और लीडर जो है, यकीनन उसको एक चुनना भी एक मरहला होगा डेमोक्रेट्स के लिए, और अगर वो किसी एक पर मुत्तफिक हो भी जाते हैं और वो आ जाता है, तो इतनी कम अरसे में उसकी एक प्रोफाइल बिल्ड करना, लोगों तक उसकी जो शख्सियत है उसको पहुंचाना, या आपके नज़र में डेमोक्रेट्स में इस वक्त जो मौजूदा जो नुमाया शख्सियात है उसमें से कोई ऐसा फ़र्द लगता है कि जो मुतबादिल हो सकता है जो बाइडन का? मुख्तलिफ नाम जेर गौर है, लेकिन मिशाल ओबामा के बारे में कहा जा रहा है कि मिशाल ओबामा शायद उम्मीदवार हो। अगर वो मिशाल ओबामा उम्मीदवार होंगी, तो शी इज नाउन बाय, बिकॉज वो पहले फर्स्ट लेडी रह चुकी है और बड़ा अच्छा बोलती भी है। लेकिन इट डिपेंड्स कि एक डिफरेंट बैकग्राउंड से, और फिर एक औरत का एज ए कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनना, ये कितना मुमकिन हो सकेगा। तो ये सारी चीजें जेर गौर है, लेकिन ये जरूर है कि रिपब्लिकन जो है उनके अंदर डिवीजन पैदा हो गई है, और इन साइड जो अमेरिका में लोग रहते हैं, वो हमारे भी लोग बहुत सारे रिपब्लिकन में भी हैं, डेमोक्रेट्स में भी हैं, वो ये बता रहे हैं कि वहां पर ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो बाइडन साहब खुद ही दस्तबरदार हो जाए, ताकि कोई दूसरा कैंडिडेट आ जाए। लेकिन हाँ, बरतानवी इलेक्शंस के हवाले से शराज साहब, बिल्कुल अब तो आखिरी मराहिल में हैं हम, और तकरीबन जैसे 3 रोज़ का अरसा गुजर गया, और फिर जुमेरात के रोज़ इन इलेक्शन जो है, इन इलेक्शंस इनका इनेकाद होना है। हम तमाम लोग यकीनन पोलिंग के लिए जाएंगे, अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालेंगे। तो ये इस मरहले पे आपको किस तरह से जो कैंपेन है वो नज़र आ रही है? अमूमन जो सियासी सरगर्मियाँ होती हैं वो अपने अरूज पे होती हैं, और हम देख भी रहे हैं कि जो दोनों ख़ासतौर पर बड़ी जमातों के लीडर हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, वहाँ जाकर वो जो कम्युनिटी गैदरिंग्स होती हैं उनको एड्रेस करते हैं, अपना अपना मौक़िफ़ इस हवाले से वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी। तो आपको कैसे लग रहा है ये जो पूरा सियासी माहौल है, और ख़ासतौर पर अगर बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पर सूरत हाल कैसे लग रही है पोलिंग के हवाले से? अहमद भाई, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे पहले एक बात करने दें। जो ऋषि सोनक साहब हैं, तजर्बाकार हैं, और डिबेट जब हुआ उनका, यानी के स्टार्मर के साथ, लेबर लीडर के साथ, तो मुझे बड़े कॉम्पिटेंट लगे ऋषि सोनक साहब। और वो बात यानी गलत नहीं कर रहे थे, उसमें कोई सियासत नहीं कर रहे थे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रोथ की बात कर रहे थे, बिजनेस की बात कर रहे थे, और महंगाई को कम करने की बात कर रहे थे, बहुत सारी। और महंगाई वायद या इन्फ्लेशन वायद वो चीज थी जो इनको लगा कि शायद
मुमकिन है कि लोग हम पर एतबार कर दें, इसी वजह से अर्ली इलेक्शन उन्होंने कॉल कर लिया, हालांकि इसमें वक्त था। लेकिन इनकी पार्टी के जो हालात हैं वो 2021-22 से ही खराब थे। तो पहले ही 1 साल से यही सर्वे बता रहे थे या हालात इसी जानब जा रहे थे कि शायद इस दफा कंजर्वेटिव पार्टी उस तरह कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन आई मस्ट से कि ऋषि सुनक ने यानी उनका बैकग्राउंड एथनिक माइनॉरिटीज और हम में से है, लेकिन उन्होंने एक अच्छी कैंपेन चलाई है और बड़ी पैटी किस्म की जो गुफ्तगू है अपने जलसों में वोट हासिल करने के लिए, जिसे कहा जाता है एक मौके पर कुछ कह दी और दूसरे मौके पर कुछ कह दी, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के जो केयर स्टार्मर है, शायद हम जब 5 जुलाई को सुबह उठे तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या उनकी अक्सरियत हो जाए, लेकिन ही इज नॉट वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ ब्रिटिश पीपल, यानी जो वोटर्स हैं या सपोर्टर्स में, ही इज नॉट वेरी पॉपुलर। ये एक फैक्ट है। होता है ना कि कोई लीडर ऐसा, उसकी बड़ी तलमसादी किस्म की बड़ी शख्सियत होती है और उससे पहले वो क्राउड पुलर होता है या तकरीरों से वो अपना सबको हमनवा बना लेता है। लेकिन जब ये पार्टी के लीडर बने तो उस वक्त ये उनसे सवाल हुआ था कि ये पार्टी के अंदर क्रैक्स हैं, आप किस तरह 14 साल से इक़्तिदार से आप बाहर हैं, तो किस तरह ये सारी चीजें कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ तक वो पहुंचे और हमने पिछले प्रोग्राम में आपको यही बताया था कि ऋषि सुनक और उनकी पार्टी जो है शायद उस तरह अब टाइम चेंज का है और वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे उस तरीके से। तो जाहिर है ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं अगर लेबर आती है। तो खास करके हम अगर इमिग्रेंट्स की बात करें, या इसे न जाने क्यों ये इमिग्रेंट्स फ्रेंडली कहा जाता है, या हमारे ज्यादातर लोग लेबर के अंदर ही मौजूद हैं। और आज भी अगर हम मुख्तलिफ शहरों का जब तजिया करेंगे तो मैं आपको अपनी जो महदूद मालूमात है उसके मुताबिक शेयर करूंगा कि जो हमारे पाकिस्तानी मुसलमान खास करके हैं, उनको ज्यादातर जो टिकट्स दिए हैं वो भी अब भी लेबर ही ने दिए हैं। लेकिन अ, यहाँ पर ये बात भी कहनी बड़ी अहम है कि जो तीसरी बड़ी जमात है जिसे लिबरल डेमोक्रेट कहते हैं, वो शायद कुछ सीटें गेन करने की पोजीशन में है। और लेकिन अभी टू अर्ली टू से, जो डैमेज हो रहा है लेबर पार्टी को, जो डैमेज पहुंचाया जा रहा है वो है अगर ब्रैडफोर्ड की बात करें या स्कॉटलैंड की बात करें या मैनचेस्टर या बर्मिंघम की बात करें या लुटन की बात करें, तो जहां भी लेबर के कैंडिडेट हैं उसमें ज्यादा जो जॉर्ज गैलवे साहब की पार्टी है, यानी वर्कर्स पार्टी, उसके कैंडिडेट उनको नुकसान दे रहे हैं और बाज़ जगहों पर तो बड़ा सेकंड कंटेंडर के तौर पर आ रहे हैं, यानी कंजर्वेटिव नहीं आ रही है। और कंजर्वेटिव की अगर हम बात करें तो उनको डैमेज कर रही है इसी तरह रिफॉर्म पार्टी नाइजल फराज की, और उनका एजेंडा हमने आपको बता दिया कि किस तरह वो एंटी रिलीजन एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रिटिश जॉब्स फॉर, वो पहले वो यूकिप उनकी पार्टी थी, यानी ब्रिटिश जॉब फॉर ब्रिटिश पीपल। यही एजेंडा जो है एंटी इमिग्रेशन के हवाले से निजी महफिलों में वो गुफ्तगू जिस तरह कर रहे थे, और वो फिर एक्सपोज भी हो गए और फिर अभी उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक गंदा बीच में से एप्पल था या अंडा था, हमने निकाल के बाहर फेंक दिया। अब हमारी पार्टी में ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन इनफैक्ट उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके, हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये अपनी जगह ये चीज सबको उनको उन्होंने यकीन दिलाया हुआ है कि हम ब्रिटिश जॉब फॉर ब्रिटिश पीपल, एंटी इमिग्रेशन उनकी उनकी पॉलिसी है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको, चूंकि स्कॉटलैंड को हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, तो मैं अगर स्कॉटलैंड के हवाले से आपको बता दूं, यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है। एक रेफरेंडम हुआ था 2014 में। वो रेफरेंडम था कि स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया जाए। तो वो स्कॉटिश नेशनल पार्टी का एजेंडा था, जिसकी वजह से उन्हें बड़े पैमाने पर लोगों ने वोटें भी दी थी। लेकिन सब पार्टियां कोशिश कर रही थी कि वो रेफरेंडम जो है स्कॉटलैंड को आज़ादी ना मिले, यानी वो इंडिपेंडेंट ना हो। अब भी उनकी ख्वाहिश ये है, खास करके स्कॉटिश नेशनल पार्टी की, कि वो अलहदा हो जाए और रेफरेंडम कराकर यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए दोबारा।
और स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने मुखालफत की थी ब्रेक्जिट की, यानी हमें यूरोप नहीं छोड़ना चाहिए था। तो इस वक्त अगर वहां की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि ब्रेक्जिट के बाद जो यूके की इकॉनमी का जो लॉस हुआ है वो 70 बिलियन है, यानी इतना बड़ा लॉस पर ईयर हो रहा है कि हमने ब्रेक्जिट छोड़ दी। अच्छा, टोटल जो पिछले इलेक्शन में बात करें अगर, तो स्कॉटलैंड की जो सीटें थी टोटल वो 59 थी। अब वो 2 सीटें कम हो गई हैं और इस वक्त 57 सीटें हैं। और इस वक्त अगर 2019 के इलेक्शन की बात करें तो उस वक्त 29 सीटें स्कॉटिश नेशनल पार्टी की थी और ना दो 48 सीटें जो है वो स्कॉटिश नेशनल पार्टी की थी, 1 लेबर की थी, 6 कंजर्वेटिव की थी, 4 लिबरल डेमोक्रेट की थी और इस तरह 59 उस वक्त सीटें थी। अब जो प्रोजेक्शन की जा रही है वो ये की जा रही है कि शायद इस दफा स्कॉटिश नेशनल पार्टी 28 सीटें ले ले और लिबरल डेमोक्रेट को 4 से 6 मिले और एसएनपी को, यानी स्कॉटिश नेशनल पार्टी को 18 सीटें मिले। ये एक एस्टिमेट किया जा रहा है जिस तरह हम बात करते हैं। तो वहां पर ये सूरत हाल है कि वो रेफरेंडम भी चाहते हैं, अलादगी भी चाहते हैं और फिर उनकी कोशिश यही है कि किसी न किसी तरह हम ब्रेग्जिट को ख़त्म करें और वापस या तो अपना मुल्क जो है वो इंडिपेंडेंट करके यूरोपियन यूनियन के साथ चले जाएं या फिर वहां पर हम ये कोशिश करें कि दोबारा हम रेफरेंडम करवाएं और फिर या इतनी सीटें जीत जाएं कि हम दोबारा यानी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए। अच्छा शराज तो साहब, ये इसी इसी हवाले से एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ। लेबर वहाँ पर पॉपुलर होती थी एक ज़माने में स्कॉटलैंड में, और कहा यह जाता है कि चूँकि जब ये इंडिपेंडेंस का रेफरेंडम हुआ और उस वक्त जो लेबर ने पोजीशन अपनी रखी एक कौमी सोच को परवान चढ़ाते हुए कि वो हिस्सा नहीं बनेगी इस रेफरेंडम में यस के हवाले से, तो इस वजह से फिर गुस्से के इजहार के तौर पे लेबर को वहाँ से बहुत कम सीटें मिली और एसएनपी की जो मकबूलियत है वो हमने देखा कि किस तरह से अरूज पे भी रही कि वो तमाम सीटें तकरीबन एसएनपी के ही हिस्से में आ रही थी। तो क्या आप देखते हैं कि इन इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ कि अब जो प्रोजेक्शन की जा रही है कि लेबर को वहाँ से अच्छी सीटें दोबारा से मिलने की उम्मीद है और एसएनपी कुछ कम सीटें हासिल कर पाएगी? नहीं, वो 2 चीज़ों से लोग इख्तिलाफ़ करते हैं। एक तो ये कि स्कॉटलैंड को बहुत सारे लोग हैं जो स्कॉटिश हैं लेकिन यहाँ यूके में, इंग्लैंड में यानी यहाँ जॉब्स करते हैं और ये कहते हैं कि एजेंडा सही नहीं है। वो एसएनपी की सारी चीज़ों को वो यानी कि ऑन नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते, उनके मंशूर को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि एक और चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, इस वक़्त जो स्कॉटिश है उनको पता है कि लेबर पार्टी की वेव चल रही है और वो हुकूमत बनाएगी, तो उनके मसला यहाँ आज़ादी नहीं है ज़्यादातर लोगों का, वहाँ हेल्थ का प्रॉब्लम है, मेशत जो है वो तबाही तबाही की तरफ है, महंगाई बहुत बड़ा इशू है। और वहाँ दूसरी एक चीज़ मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद सरवर जो गवर्नर पंजाब थे, पहले भी गवर्नर थे मुस्लिम लीग नून के दौर में और फिर पीटीआई के दौर में भी मोहम्मद सरवर जो है पंजाब के गवर्नर थे, उनका बेटा है वो सबसे पहले मोहम्मद सरवर यहाँ से कई दफा एमपी का इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं स्कॉटलैंड से। तो उनके बेटे जो है अनस सरवर वो पहले भी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। तो वो इस वक्त स्कॉटिश लेबर पार्टी के स्कॉटलैंड में लीडर है, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और मोहम्मद सरवर उनकी कैंपेन भी वहां से चला रहे हैं। तो लेट्स होप के जो जो वक्त करीब आएगा तो हम उसको उस पर नजर रखेंगे कि वो क्या सूरत हाल है। एक और कंस्टिट्यूएंसी है, ये इलाका है बड़ा दिलचस्प जो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ। आपने इमरान खान का मेरा इमरान हुसैन का नाम तो सुना होगा, आपने नवाज शाह एमपी का नाम सुना होगा, ये ब्रेडफोर्ड से जीते हैं। ब्रेडफोर्ड को मिनी पाकिस्तान कहते हैं। यहाँ से यहाँ की टोटल जो आबादी होगी वो 5 लाख के करीब है और पाकिस्तानी जो है वो 24.8% है, यानी 1 लाख से ज्यादा थोड़े से बनते हैं जो ब्रेडफोर्ड की अगर बात करें।
यहाँ की टोटल सीटें जो है 10 है। कंस्टिट्यूएंसी जो है ब्रैडफोर्ड है, ब्रैडफोर्ड ईस्ट है, ब्रैडफोर्ड वेस्ट है, ब्रैडफोर्ड साउथ है, केथले है, शपले है। ये ये जो सॉरी, ब्रैडफोर्ड की टोटल सीटें 5 हैं और ये 5 कंस्टिट्यूएंसी मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अब इमरान हुसैन एमपी जो है, उनका मुकाबला एक काउंसलर है, यहाँ कंजर्वेटिव से नहीं है, ना लिबरल डेमोक्रेट से भी है, और लेकिन साथ में काउंसलर तलत हुसैन है, जो मई में जॉर्ज गैलवे की पार्टी से एज ए काउंसलर मुंतखब हुए। तो या बरादरी की बेस पर कहा जाता है कि मुंतखब हुए, वो यहाँ पर एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन सेकंड जो कंटेंडर है वो लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के डेविड वॉर्ड है, जो पहले भी यहाँ से एमपी रह चुके हैं। अगर वेस्ट की बात करें, यानी ब्रैडफोर्ड वेस्ट की बात करें, तो नाज शाह मुकाबला उनका है। ये मोहम्मद इस्लाम है, जो बांग्लादेशी ओरिजिन है, और ये मैंने गलत पाया तलत के बारे में, ये जॉर्ज गैलवे की जो पार्टी है उसकी तरफ से अब एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये नाज शाह क्या मुकाबला करेंगे, उनके यहाँ मुकाबला बड़ा सख्त है। लेकिन अब देखते हैं कि साल क्या बनती है। इसी तरह 4 सीटें मेरे ख्याल में जज की जा रही हैं, तकरीबन 5 में से 4 सीटें लेबर यहाँ से ले जाएगी, लेकिन अभी से। लेकिन इस सारे इलाके में इस सारे इलाके में यानी पूरे ब्रेडफोर्ड में जॉर्ज गैलवे की पार्टी जो है वो बहुत सख्त मुकाबले में है लेबर पार्टी के साथ। लेकिन ये जो 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 इमरान हुसैन का है, ये इसमें लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के जो डेविड वॉर्ड है, अगर इमरान के वोट कम होते हैं इमरान हुसैन से, तो वहाँ डेविड वॉर्ड का चांस बनता है कि शायद वो इलेक्शन जीत जाए वहां अच्छा से। शिराज साहब, बहुत ये दिलचस्प दिलचस्प सूरत हाल है, और मैं चाहूँगा मज़ीद भी कुछ जो शहर हैं बड़े, ख़ासतौर पे बर्मिंघम है, उस हवाले से भी बात करें। ब्रेडफोर्ड की आपने बताई, मैनचेस्टर की जो सूरत हाल है। इसके साथ एक और जो एक ज़िमनी सा सवाल है मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे अभी स्कॉटलैंड के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा ना, चूँकि एक वेव नज़र आ रही है, तो हो सकता है बहुत सारे जो लोग हैं वो सर्वेज़ में लेबर के हक़ में नज़र आ रहे हों। तो क्या ऋषि सुनक भी जो हैं वो ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कि गवर्नमेंट जो आनी है वो तो अब लेबर की ही आनी है? अब से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एक गुफ्तगू करते हुए उसमें ये कहा कि ब्लैंक चेक, वोटर से अपील करते हुए कहा कि ब्लैंक चेक ना दें वो लेबर को। या गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बात करते हुए सुपर मेजॉरिटी की बात की कि लोगों को तंबीह की कि सुपर मेजॉरिटी जो है वो नुकसानदेह हो सकती है अगर लेबर को मिली। तो आपके ख्याल में वो अपना जहन बना चुके हैं कि गवर्नमेंट तो अब लेबर की ही आ रही है? देखिए, ऋषि सुनक, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ऋषि सुनक ये कह रहे हैं, या आप अगर कंजर्वेटिव को के लीडरान को सुने या उम्मीदवारों को सुने, तो वो बेसिकली अपने वोटर्स को ये कह रहे हैं कि हमने 14 साल इस मुल्क को चलाया है, हमने कोरोना को डील किया है, हमने मेशत को बैक टू इट्स ट्रैक पे लाया है। आप हमें जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि लेबर आपके साथ क्या करेगी। वादा कुछ करती है, हम इमिग्रेशन को कंट्रोल करेंगे, हम ग्रोथ को बढ़ाएंगे, हम बिजनेस करेंगे। ये वो चीजें हैं जो वो पहले से ही अपनी हुकूमत की जो पॉलिसी है उसको यानी उसी तरह कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो लोगों को बता रहे हैं कि हमने ये किया आपके लिए, वो किया। ये समझ लें कि एक पुराना एम्प्लॉय जो होता है, उसको जब अपनी जॉब लूज करने का खतरा होता है, तो वो अपने मालिक को, एम्प्लॉयर को कहता है कि आप तो मुझे जानते हैं कि मैं सुबह भी यहाँ पर आता था, मैं शाम तक यहाँ काम करता था, मैं ये करता था, आपने मुझे देखा है, तो आप दूसरे बंदे को क्यों मेरे मुकाबले में रख रहे हैं और मुझे निकाल रहे हैं। तो ये इस तरह की बातें हैं जो इस वक्त ऋषि सुनक सब कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैंने जैसे कि पहले आपको बताया, पार्टी का ज़वाल तो 2019 में शुरू हो गया था, और ये पिछला 1 साल जो ऋषि सुनक साहब का था, ये मुश्किल था, चूंकि वो पार्टी के लीडर नहीं थे, वो सेकंड कंटेंडर थे। फिर ये लेट डाउन हुए बाय गॉर्डन ब्राउन, लेट डाउन बाय लिज ट्रस। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, इनका डाउनफॉल तो इन 2 बड़े लीडरों की वजह से हुआ। जो रशीद साहब ने ये जो बैग है वो
उठा लिया और मुल्क को चलाने की कोशिश की, जो कुछ इनके पास था। लेकिन इनकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारी डिविजन्स हैं। इनकी अपनी काबीना में इन्होंने, आपको पता है, शोला ब्रिमैन को जो होम सेक्रेटरी थी, उनको सैक किया। बहुत सारे और स्कैंडल्स आए इनके यानी ज़ाती तौर पर। और एक नेगेटिव पॉइंट जो आता है इनके बारे में, वो यही कहा जाता है कि बहुत अमीर है, इनका बैकग्राउंड बड़ा अमीर है और ये टैक्स में बड़ी छूट लेते हैं। और आम आवाम जो पुअर इलाकों में रहते हैं, घरों में कच्चे यानी कौंसल के घरों में रहते हैं, या लेबर टाइप लोग हैं, ये इतना अमीर आदमी को आम आदमी की मामूलात जिंदगी का इतना अंदाजा नहीं है। तो जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो किस तरह आम आदमी के मामलात को इस तरह चला सकता है, जो खुद यानी एलीट क्लास से हो या सुपर रिच हो, और वो उसका आम आवाम से, गरीबों से कोई ताल्लुक ना हो, वो उसके पैन को वो समझ नहीं सकता है। तो ये उनके खिलाफ एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन सम हो, आप देखें, ये तो सियासत है ना, जब किसी पार्टी का डाउनफॉल शुरू होता है तो फिर वोटर्स जो है वो बड़ी करते हैं। लेकिन इस वक्त बरतानिया अगर लेबर पार्टी तब्दीली के नाम पर वोट मांग रही है, अगर बरतानिया के लोग अगर इस पार्टी को वोट देते हैं, तो कम अज कम वो जो फ्रांस में जो कुछ हो रहा है उस वेव को तो रोक सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये इम्पोर्टेंट है, मैं आज सुबह, अहमद भाई, आप सरप्राइज होंगे कि मैं जिम में था, तो हमारे अपने जो नौजवान हैं अच्छी खासी उम्र के वहाँ मुझे मिलते हैं। तो जब मैंने उनको कहा कि फ्रांस के अंदर ये रिजल्ट आए आए हैं, तो वो कहते, कब, वहाँ इलेक्शन कब हुए, वो क्या रिजल्ट हुए, वो कौन सी पार्टी है? तो मैं सम टाइम बहुत शॉक होता हूँ कि लोग समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो इस्लाम के खिलाफ भी और इमिग्रेंट्स के खिलाफ भी और सारी चीजें, और हमें कुछ नहीं होगा और हम हमारा कोई किरदार नहीं बनता। इस वजह से हम सो मच एलियंस की तरह कई दफा मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में हम लोग हैं। देखें, हमें ये जो खुतबे होते हैं हमारी मसाजिद के अंदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो जो पार्लियामेंट थी, वो तो यानी मसाजिद हुआ करती थी, यानी वो मदीना की मस्जिद हुआ करती थी। वो हमारा मरकज़ होता था, जहाँ डेली बेस पर लोगों से मशवरा किया जाता, वहाँ से सिपह सलार बनते थे। तो एक तो मसाजिद के साथ मुसलमानों का ताल्लुक बहुत कमज़ोर हो गया है। दूसरा, जो हमारे जो जो खुतबे होते हैं वो करंट इश्यूज पर रिलेट नहीं हो रहे होते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो इस वजह से हमें लोगों को हर सतह पर एंगेज करने की, अपने लोगों को एंगेज करने की जरूरत है। और ये सब कम्युनिटीज, जो जरूरी नहीं कि मुसलमान ही करें, बिल्कुल लेकिन सारी कम्युनिटीज को शनाज इसी साहब, तरह एंगेज बिल्कुल करनी। बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इसी बात से लिंक करके आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो लोगों में अवेयरनेस के हवाले से इस बार हमने देखा, चूँकि सोशल मीडिया पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है, गुज़िश्ता इंतखाबात की निस्बत उसका दायरा कार भी वसी हो चुका है। तो अगर सिर्फ मुस्लिम वोट के हवाले से बात करें तो हमने देखा कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ज़रिए से भी, मुख्तलिफ जो फेसबुक के पेजेस या दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी इस तरह के अकाउंट्स हैं जो लोगों को इनक्रेज कर रहे हैं या बाज़ जगहों पर गाइड करने की भी कोशिश की जा रही है कि कौन से हलके में किन उम्मीदवारान की क्या पॉलिसीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। तो और वो गाइड किया जा रहा है उसके ज़रिए से कि आप इसमें से बेहतर उम्मीदवार कौन है जिसको चुन सकते हैं। तो आपको भी कहीं पे कुछ लगा कि कुछ बेहतरी है पहले की निस्बत के, जब लोग बिल्कुल ला ताल्लुक़ अपने आप को समझते थे इलेक्शन से और बाकायदा उसके ख़िलाफ़ भी हमने तो देखा या सुना इस तरह से कि बात की जाती थी कि जी वोट देने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त नहीं। तो मैं चाहूँगा आखिर में इसके ऊपर कमेंट करें कि अब कुछ बेहतरी आपको लग रही है। नहीं, बेहतरी तो लग रही है, लेकिन ज्यादातर जो डिसएंगेजमेंट या डिसअपॉइंटमेंट है वो नौजवानों में, यहाँ के जो बोर्न एंड ब्रॉट अप प्रोफेशनल बच्चे हैं हमारे, उसमें यहाँ इन मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी की वजह से है। वो जब देखते हैं कि इराक के अंदर क्या हुआ, वो जब देखते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ, गाजा में क्या हो रहा है, तो इस वजह से ये बिल्कुल ही उससे मायूस भी हैं और डिसएंगेज भी हैं। लेकिन ये इनको एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये पॉलिटिक्स में जाएंगे, उसमें अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, पॉलिसी मेकिंग्स में चले जाएंगे, तो कौंसल्स में चले जाएंगे, इफ यू आर नॉट इन इट यू कांट विन इट, तो हम आप चीजें तब्दील नहीं कर सकते। तो
मैं जब कहीं किसी जगह जाता हूँ तो मैं अगर बात नहीं करूँ, मसलन मैं आपको बहुत पॉजिटिव बात बताता हूँ कि कल मैं वॉकिंग सरे में गया, तो ये हम इसी पर ही खत्म कर देंगे अपने प्रोग्राम को। तो वहां पर मैंने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 19 मुसलमान ब्रिटिश फोर्सेस के लिए लड़ते हुए शहीद हुए, और वहां पर उनको दफनाया गया, उनकी तदफीन हुई एक जगह। और फिर उसके बाद दूसरी जंग अजीम में 8 लोग ब्रिटिश आर्मी की तरफ लड़ते हुए जान बाक हुए। तो टोटल 29 लोगों की कब्रें एक जगह पर दफनाई की, उनको उनकी तदफीन हुई। और फिर वहां पर उनकी एक सेमेट्री है, कब्रिस्तान है, वहां पर जाकर उनको दफनाया गया। और वो शुहदा की यादगार के तौर पर जगह पीस गार्डन के तौर पर बनाई गई। अब वो यकीनन, पीस और गार्डन इन 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 कंट्रीब्यूशंस को तो ज़रूरत है ना कि आगे फैलाया भी जाए।